साथियों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त राजेश शर्मा हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके सामने रहस्य और रोमांच से भरपूर एक अद्भुत और जादुई कहानी चंद्रकांता संतति, जिसे लिखा है बाबू देवकीनंदन खत्री ने। और इसका खंड 1 पार्ट 2 का 7वां बयान लेकर के। तो साथियों शुरू करते हैं 7वां बयान। और इससे पहले कि हम 7वां बयान शुरू करें, एक निवेदन आपसे। यदि आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पिछले वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आपकी कहानी समझ में नहीं आएगी, जब तक आप शुरुआत से इसके सारे वीडियो नहीं देखेंगे, तभी कहानी आपको आगे बढ़ती हुई महसूस होगी और आप क्रमिक रूप से कहानी को समझ पाएंगे। इसलिए निवेदन है कि आप मेरे पिछले वीडियो क्रम से देखें और यहाँ तक आएँ। तो आइए शुरू करते हैं 7वां बयान। आपस में लड़ने वाले दोनों भाइयों के साथ जाकर सुबह की सफ़ेदी निकलने के साथ ही कोतवाल ने माधवी की सूरत देखी और ये समझकर कि दीवान साहब को छोड़ महारानी अब मुझसे प्रेम रखना चाहती है, बहुत खुश हुआ। कोतवाल साहब के गुमान में भी न था कि वे अय्यारों के फेर में पड़े हैं। उनको इंद्रजीत सिंह के कैद होने और बीरेंद्र सिंह के अय्यारों के यहाँ पहुँचने की खबर ही न थी। वे तो जिस तरह हमेशा रियाया लोगों के घर अकेले पहुंचकर तहकीकात किया करते थे, उसी तरह आज भी सिर्फ 2 अर्दली सिपाहियों को साथ ले इन दोनों अय्यारों के फेर में पड़ घर से निकल पड़े थे। कोतवाल साहब ने जब माधवी को पहचाना तो अपने सिपाहियों को उसके सामने ले जाना मुनासिब न समझा और अकेले ही माधवी के पास पहुँचे। देखा कि हकीकत में उन्हीं की तस्वीर सामने रखे माधवी उदास बैठी है। कोतवाल साहब को देखते ही माधवी उठ खड़ी हुई और मोहब्बत भरी निगाहों से उनकी तरफ देख करके बोली, देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी बेचैन हो रही हूँ, पर तुम्हें जरा भी खबर नहीं है। कोतवाल, अगर मुझे यकायक इस तरह अपनी किस्मत के जागने की खबर होती तो क्या मैं लापरवाह बैठा रहता? कभी नहीं। मैं तो आप ही दिन रात आपसे मिलने की उम्मीद में अपना खून सुखा रहा था। माधवी हाथ का इशारा करके, देखो ये दोनों आदमी बड़े ही बदमाश हैं, इनको यहाँ से चले जाने के लिए कहो तो फिर हम में और तुम में बात होगी। इतना सुनते ही कोतवाल साहब ने उन दोनों भाइयों की तरफ, जो हकीकत में भैरव सिंह और तारा सिंह थे, कड़ी निगाह से देखा और कहा, तुम दोनों अभी अभी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो बोटी बोटी काट कर रख दूँगा। भैरव सिंह और तारा सिंह वहाँ से चलते बने। इधर चपला, जो माधवी की सूरत बनी हुई थी, कोतवाल को बातों में फंसाए हुए वहाँ से दूर एक गुफा के मुहाने पर ले गई और बैठकर बातचीत करने लगी। चपला माधवी की सूरत तो बनी, मगर उसकी और माधवी की उम्र में बहुत फर्क था। कोतवाल भी बड़ा धूर्त और चालाक था। सूर्य की चमक में जब उसने माधवी की सूरत अच्छी तरह देखी और बातों में भी कुछ फर्क पाया तो फौरन उसे खुटका पैदा हुआ और वह बड़े गौर से उसे सिर से पैर तक देख अपनी निगाह के तराजू में तोलने और जांचने लगा। चपला समझ गई कि अब कोतवाल को शक पैदा हो गया। देर करना मुनासिब न जान उसने जफील यानी सीटी बजाई। उसी समय गुफा के अंदर से देवी सिंह निकल आए और कोतवाल साहब से तलवार रख देने के लिए कहा। कोतवाल भी तो सिपाही और शेरदिल आदमी था, बिना लड़े भिड़े अपने को कैदी बना देना पसंद नहीं किया और म्यान से तलवार निकाल देवी सिंह पर हमला किया। थोड़ी ही देर में देवी सिंह ने उसे अपने खंजर से जख्मी किया और ज़मीन पर पटक उसकी मुश्कें बांध डाली। कोतवाल साहब का हुक्म पा भैरव सिंह और तारा सिंह जब उनके सामने से चले गए तो वहां पहुंचे जहां कोतवाल के साथी दोनों सिपाही खड़े अपने मालिक के लौट आने की राह देख रहे थे। इन दोनों अय्यारों ने उन सिपाहियों को अपनी मुश्कें बंधवाने के लिए कहा, मगर उन्होंने इन दोनों को साधारण समझ मंजूर न किया और लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हो गए। उन दोनों की मौत आ चुकी थी। आखिर भैरव सिंह और तारा सिंह के हाथ मारे गए। मगर उसी समय बारीक आवाज़ में किसी ने इन दोनों अय्यारों को पुकार करके कहा, भैरव सिंह और तारा सिंह, अगर मेरी ज़िंदगी है तो बिना इसका बदला लिए न छोड़ूंगी। भैरव सिंह ने उस तरफ देखा जिधर से आवाज़ आई थी। एक लड़का भागता हुआ दिखाई पड़ा। ये दोनों उसके पीछे दौड़े मगर पा न सके, क्योंकि उस पहाड़ी की छोटी छोटी कंदराओं और खोहों में न मालूम कहाँ छिप उसने इन दोनों के हाथ से अपने को बचा लिया।
पाठक समझ गए होंगे कि इन दोनों अय्यारों को पुकार कर चेताने वाली वही तिलोत्तमा है जिसने बात करते करते माधवी से इन दोनों अय्यारों के हाथ कोतवाल के फंस जाने का समाचार कहा था। तो साथियों, यहाँ ये 7वां बयान पूरा होता है। अब हम 8वां बयान पढ़ेंगे। इस जगह हम उस तालाब का हाल लिखते हैं जिसका जिक्र कई बार ऊपर आ चुका है, जिसमें एक औरत को गिरफ्तार करने के लिए योगिनी और बनचरी कूदी थी, या जिसके किनारे बैठ हमारे अय्यारों ने माधवी के दीवान कोतवाल और सेनापति को पकड़ने के लिए राय पक्की की थी। यही तालाब उस रमणीक स्थान में पहुंचने का रास्ता था जिसमें कुंवर इंद्रजीत सिंह कैद है। इसका दूसरा मुहाना वही पानी वाली सुरंग थी जिसमें कुंवर इंद्रजीत सिंह घुसे थे और कुछ दूर जाकर जलमयी देख लौट आए थे, या जिसको तिलोत्तमा ने अब पत्थर के ढोंकों से बंद करा दिया है। जिस पहाड़ी के नीचे यह तालाब था, उसी पहाड़ी के दूसरी तरफ वह गुप्त स्थान था जिसमें इंद्रजीत सिंह कैद थे। इस राह से हर एक का आना मुश्किल था। हाँ, अय्यार लोग अलबत्ता आ जा सकते थे जिनका दम खूब सदा हुआ था और तैरना बखूबी जानते थे, पर इस तालाब की राह से वहाँ तक पहुँचने के लिए कारीगरों ने एक सुविधा भी किया था। उस सुरंग से इस तालाब की जाट यानी लाट तक भीतर एक मजबूत जंजीर लगी हुई थी जिसे थामकर यहाँ तक पहुँचने में बड़ा ही सुविधा होता था। कोतवाल साहब को गिरफ्तार करने के बाद कई बार चपला ने चाहा कि इस तालाब की राह इंद्रजीत सिंह के पास पहुंचकर इधर के हालचाल की खबर करें, मगर ऐसा न कर सकी क्योंकि तिलोत्तमा ने सुरंग का मुँह बंद करा दिया था। अब हमारे अय्यारों को निश्चय हो गया कि दुश्मन संभल बैठा और उसको हम लोगों की खबर हो गई। इधर कोतवाल साहब के गिरफ्तार होने से और उनके सिपाहियों की लाश मिलने पर शहर में हलचल मच रही थी। दीवान साहब वगैरह इस खोज में परेशान हो रहे थे कि हम लोगों का दुश्मन ऐसा कौन आ पहुंचा जिसने कोतवाल साहब को गायब कर दिया। कई रोज़ के बाद एक दिन आधी रात के समय भैरव सिंह, तारा सिंह, पंडित बद्रीनाथ, देवी सिंह और चपला इस तालाब पर बैठे आपस में सलाह कर रहे थे और सोच रहे थे कि अब कुंवर इंद्रजीत सिंह के पास किस तरह पहुंचना चाहिए और उनके छुड़ाने की क्या तरकीब करनी चाहिए। चपला: अफसोस, मैंने जो ताली तैयार की थी वह अपने साथ लेती आई, नहीं तो इंद्रजीत सिंह उस ताली से ज़रूर कुछ न कुछ काम निकालते। अब हम लोगों का वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो गया है। बद्रीनाथ: इस पहाड़ी के उस पार ही तो इंद्रजीत सिंह है। चाहे तो यह पहाड़ी कैसी भी बेढब क्यों न हो, मगर हम लोग उस पार पहुँचने के लिए चढ़ने उतरने की जगह बना ही सकते हैं। भैरव सिंह: मगर यह काम कई दिनों का है। तारा सिंह: सबसे पहले इस बात की निगरानी करनी चाहिए कि माधवी ने जहाँ इंद्रजीत सिंह को कैद कर रखा है वहाँ कोई ऐसा मर्द न पहुँचने पाए जो उन्हें सता सके। औरतें यदि 500 भी होंगी तो कुछ नहीं कर सकेंगी। देवी सिंह: कुंवर इंद्रजीत सिंह ऐसे बोधे नहीं है कि यकायक किसी के फंदे में आ जाए, मगर फिर भी हम लोगों को होशियार रहना चाहिए। आजकल में उन तक पहुंचने का मौका न मिलेगा तो हम इस घर को उजाड़ कर डालेंगे और दीवान साहब वगैरह को जहन्नुम में मिला देंगे। भैरव सिंह: अगर कुमार को यह मालूम हो गया कि हम लोगों के आने जाने का रास्ता बंद कर दिया गया तो वे चुप न बैठे रहेंगे, कुछ न कुछ फसाद जरूर मचाएंगे। तारा सिंह: बेशक। इसी तरह की बहुत सी बातें ये लोग कर रहे थे कि तालाब के उस पार जल में उतरता हुआ एक आदमी दिखाई पड़ा। ये लोग टकटकी बांध उसी तरफ देखने लगे। वह आदमी जल में कूदा और तालाब के पास पहुंचकर गोता मार गया, जिसे देख भैरव सिंह ने कहा, बेशक ये कोई अय्यार है जो माधवी के पास जाना चाहता है। चपला: मगर यह माधवी का अय्यार नहीं है। अगर माधवी की तरफ का होता तो रास्ता बंद होने का हाल इसे मालूम होता। भैरव सिंह: ठीक है। तारा सिंह: अगर माधवी की तरफ का नहीं तो हमारे कुमार का पक्षपाती होगा। देवी सिंह: वह लौटे तो अपने पास बुलाना चाहिए। थोड़ी ही देर के बाद वह आदमी जाट के पास जाकर के निकला और जाट यानी लाट को थाम जरा सुस्ताने लगा। कुछ देर बाद किनारे पर चला गया और तालाब के ऊपर वाले चौतरे पर बैठकर सोचने लगा। भैरव सिंह अपने ठिकाने से उठे
और धीरे धीरे उस आदमी की तरफ चले। जब उसने अपने पास किसी को आते देखा तो वह उठ खड़ा हुआ। साथ ही भैरव सिंह ने आवाज़ दी, डरो मत, जहाँ तक मैं समझता हूँ तुम भी उसी की मदद करना चाहते हो जिसके छुड़ाने की फिक्र में हम लोग हैं। भैरव सिंह के इतना कहते ही उस आदमी ने खुशी भरी आवाज़ में कहा, वाह वाह, आप भी यहाँ पहुँच गए। सच पूछो तो ये सब फसाद तुम्हारा ही खड़ा किया हुआ है। भैरव सिंह, जिस तरह मेरी आवाज़ तूने पहचान ली उसी तरह तेरी मोहब्बत ने मुझे भी कह दिया कि तू कमला है। कमला, बस बस रहने दीजिए, आप लोग बड़े मोहब्बती हैं, इसे मैं खूब जानती हूँ। भैरव सिंह, जानती ही हो तो ज़्यादा क्या कहूँ। कमला, कहने का मुँह भी तो हो। भैरव सिंह, कमला, मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम्हारे पास बैठा बातें ही करता रहूँ, मगर इस समय मौका नहीं है, क्योंकि हाथ का इशारा करके पंडित बद्रीनाथ, देवी सिंह, तारा सिंह और मेरी माँ वहीं बैठी हुई है। तुमको तालाब में जाते और नाकाम लौटते हम लोगों ने देख लिया और इसी से हम लोगों ने मालूम कर लिया कि तुम माधवी की तरफदार नहीं हो। अगर होती तो सुरंग के बंद किए जाने का हाल तुम्हें ज़रूर मालूम होता। कमला, क्या तुम्हें सुरंग बंद करने का हाल मालूम है। भैरव सिंह, हाँ, हम जानते हैं। कमला, फिर अब क्या करना चाहिए। भैरव सिंह, तुम वहाँ चली चलो जहाँ हम लोगों के संगी साथी हैं, उसी जगह मिलजुल के सलाह करेंगे। भैरव सिंह कमला को लिए हुए अपनी माँ चपला के पास पहुँचे और पुकार कर कहा, माँ, ये कमला है, इसका नाम तो तुमने सुना ही होगा। हाँ हाँ, मैं इसे बखूबी जानती हूँ। ये कहकर के चपला ने उठकर कमला को गले लगा लिया और कहा, बेटी तू अच्छी तरह तो है, मैं तेरी बड़ाई बहुत दिनों से सुन रही हूँ। भैरव ने तेरी बड़ी तारीफ़ की थी। मेरे पास बैठ और कह, किशोरी कैसी है। कमला बैठकर किशोरी का हाल क्या पूछती है, वह बेचारी तो माधवी की कैद में पड़ी है। ललिता कुंवर इंद्रजीत सिंह के नाम का धोखा देकर उसे ले आई। भैरव सिंह चौंक कर, हैं, क्या यहाँ तक नौबत पहुँच गई। कमला, जी हाँ, मैं वहाँ मौजूद न थी, नहीं तो ऐसा न होने पाता। भैरव सिंह, खुलासा हाल कहो, क्या हुआ। कमला ने सब हाल किशोरी के धोखा खाने और ललिता के पकड़ लेने का सुनाकर कहा। यह बखेड़ा भैरव सिंह की तरफ इशारा करके इन्हीं का मचाया हुआ है। न ये इंद्रजीत सिंह बनकर शिवदत्तगढ़ जाते, न बेचारी किशोरी की ये दशा होती। चपला, हाँ, मैं सुन चुकी हूँ, इसी कसूर पर बेचारी को शिवदत्त ने अपने यहाँ से निकाल दिया। खैर, तूने ये बड़ा काम किया कि ललिता को पकड़ लिया, अब हम लोग अपना काम सिद्ध कर लेंगे। कमला, आप लोगों ने क्या किया और अब यहाँ क्या करने का इरादा है। चपला ने भी अपना और इंद्रजीत सिंह का सब हाल कह सुनाया। थोड़ी देर तक बातचीत होती रही। सुबह की सफ़ेदी निकलना ही चाहती थी कि ये लोग वहाँ से उठ खड़े हुए और एक पहाड़ी की तरफ चले गए। तो साथियों, अब हम शुरू करेंगे नौवा बयान। कुंवर इंद्रजीत सिंह अब ज़बरदस्ती करने पर उतारू हुए और इस ताक में लगे कि माधवी सुरंग का ताला खोल दीवान साहब से मिलने के लिए महल में जाए तो मैं अपना रंग दिखाऊं। तिलोत्तमा के होशियार कर देने से माधवी भी चेत गई थी और दीवान साहब के पास आना जाना उसने बिल्कुल बंद कर दिया था। मगर जब से पानी वाली सुरंग बंद की गई थी तब से तिलोत्तमा इसी दूसरी सुरंग की राह आने जाने लगी और इस सुरंग की ताली तो माधवी के पास रहती थी, अपने पास ही रखने लगी। पानी वाली सुरंग के बंद होते ही इंद्रजीत सिंह जान गए कि अब इन औरतों की आमदरफ्त इसी सुरंग से होगी। मगर माधवी ही की ताक में लगे रहने से कई दिनों तक उनका मतलब सिद्ध न हुआ। अब कुंवर इंद्रजीत सिंह उस दालान में ज़्यादा टहलने लगे जिसमें सुरंग के दरवाजे वाली कोठरी थी। एक दिन आधी रात के समय माधवी का पलंग खाली देख इंद्रजीत सिंह ने जाना कि वह बेशक दीवान से मिलने गई है। वे भी पलंग से उठ खड़े हुए और खूंटी से लटकती हुई तलवार उतारने के बाद जलते क्षमादान को बुझा उसी दालान में पहुँचे जहाँ इस समय बिल्कुल अंधेरा था और उसी सुरंग वाले दरवाजे के बगल में छिपकर बैठे रहे। जब पहर भर रात बाकी रही, उस सुरंग का दरवाज़ा भीतर से खुला और एक औरत ने इस तरफ निकलकर फिर ताला बंद करना चाहा, मगर इंद्रजीत सिंह ने फुर्ती से उसकी कलाई पकड़ ताली छीन ली और कोठरी के अंदर जा भीतर से ताला बंद कर लिया। वह औरत माधवी थी जिसके हाथ से इंद्रजीत सिंह ने ताली छीनी थी। वह अंधेरे में इंद्रजीत सिंह को पहचान न सकी
हाँ, उसके चिल्लाने से कुमार जान गए कि यह माधवी है। इंद्रजीत सिंह एक बार उस सुरंग में जा ही चुके थे। उसके रास्ते और सीढ़ियों को वे बखूबी जानते थे, इसलिए अंधेरे में उनको बहुत तकलीफ न हुई और वे अंदाज से टटोलते हुए तहखाने की सीढ़ियाँ उतर गए। नीचे पहुंचकर जब उन्होंने दूसरा दरवाज़ा खोला तो उन्हें सुरंग के अंदर कुछ दूर रोशनी मालूम हुई, जिसे देख उन्हें ताज्जुब हुआ और बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जब उस रोशनी के पास पहुँचे तो एक औरत पर नज़र पड़ी जो हथकड़ी और बेड़ी के सबब उठने बैठने से बिल्कुल लाचार थी। चिराग की रोशनी में इंद्रजीत सिंह ने उसको और उसने इनको अच्छी तरह देखा और दोनों ही चौंक पड़े। ऊपर जिक्र आ जाने से पाठक समझ ही गए होंगे कि ये किशोरी है जो तकलीफ के सबब बहुत ही कमज़ोर और सुस्त हो रही थी। इंद्रजीत सिंह के दिल में उसकी तस्वीर मौजूद थी और इंद्रजीत सिंह उसकी आंखों में पुतली की तरह डेरा जमाए हुए थे। एक दूसरे ने दोनों को बखूबी पहचान लिया और ताज्जुब मिली हुई खुशी के सबब देर तक एक दूसरे की सूरत देखते रहे। इसके बाद इंद्रजीत सिंह ने उसकी हथकड़ी और बेड़ी खोल डाली और बड़े प्रेम से हाथ पकड़कर कहा, किशोरी तू यहाँ कैसे आ गई? किशोरी इंद्रजीत सिंह के पैरों में गिरकर, अभी तक तो मैं यही सोचती थी कि मेरी बदकिस्मती मुझे यहाँ ले आई, मगर नहीं, अब मुझे कहना पड़ा कि मेरी खुशकिस्मती ने मुझे यहाँ पहुँचाया और ललिता ने मेरे साथ बड़ी नेकी की जो मुझे लेकर के आई, नहीं तो न मालूम कब तक तुम्हारी सूरत। इससे ज़्यादा बेचारी किशोरी कुछ कह न सकी और जार जार रोने लगी। इंद्रजीत सिंह भी बराबर रो रहे थे। आखिर उन्होंने किशोरी को उठाया और दोनों हाथों से उसकी कलाई पकड़ बोले, हाय, मुझे कब उम्मीद थी कि मैं तुम्हें यहाँ देखूँगा। मेरी ज़िंदगी में आज की खुशी याद रखने लायक होगी। अफसोस, दुश्मन ने तुम्हें बड़ा ही कष्ट दिया। किशोरी, बस अब मुझे किसी तरह की आरजू नहीं है। मैं ईश्वर से यही मांगती थी कि एक दिन तुम्हें अपने पास देख लूं, सो मुराद आज पूरी हो गई। अब चाहे माधवी मुझे मार डाले तो मैं खुशी से मरने को तैयार हूँ। इंद्रजीत सिंह, जब तक मेरे दम में दम है किसकी मजाल है जो तुम्हें दुख दे। अब तो किसी तरह इस सुरंग की ताली मेरे हाथ लग गई, जिससे हम दोनों को निश्चय समझना चाहिए कि इस कैद से छुट्टी मिल गई। अगर ज़िंदगी है तो मैं माधवी से समझ लूँगा वह जाती कहाँ है। इन दोनों को यकायक इस तरह के मिलाप से कितनी खुशी हुई, यह तो यही जानते होंगे। दीन दुनिया की सुध भूल गए। यह याद ही नहीं रहा कि हम कहाँ जाने वाले थे, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। मगर यह खुशी बहुत ही थोड़ी देर के लिए थी, क्योंकि इसी समय हाथ में मोमबत्ती लिए एक औरत उसी तरफ से आती हुई दिखाई दी जिधर इंद्रजीत सिंह जाने वाले थे, और जिसको देख ये दोनों ही चौंक पड़े। वह औरत इंद्रजीत सिंह के पास पहुंची और बदन का दाग दिखला बहुत जल्द जाहिर कर दिया कि वह चपला है। चपला इंद्रजीत हैं? चारों तरफ देखकर, तुम यहाँ कैसे आए? मालूम होता है बेचारी किशोरी को तुमने इसी जगह पाया है। इंद्रजीत सिंह, हाँ, यह इसी जगह कैद थी, मगर मैं नहीं जानता। मैं तो माधवी के हाथ से ज़बरदस्ती ताली छीन इस सुरंग में चला आया और उसे चिल्लाता ही छोड़ आया। चपला, माधवी तो अभी इसी सुरंग की राह से वहाँ गई थी। इंद्रजीत सिंह, हाँ, और मैं दरवाजे के पास छिपा खड़ा था। जैसे ही वह ताला खोल अंदर पहुँची, वैसे ही मैंने पकड़ लिया और ताली छीन इधर आ भीतर से ताला बंद कर लिया। चपला, तुमने बहुत बुरा किया, इतनी जल्दी कर जाना मुनासिब न था। अब तुम 2 रोज़ भी माधवी के पास नहीं गुजार सकते, क्योंकि वह बड़ी ही बदकार और चांडालनी की तरह बेदर्द है। अब वह तुम्हें पाए तो किसी न किसी तरह धोखे से जान लिए बिना कभी न छोड़ेगी। इंद्रजीत सिंह, आखिर मैं ऐसा न करता तो क्या करता? उधर जिस राह से तुम आई थी, अर्थात पानी वाली सुरंग का मुहाना मेरे देखते देखते बिल्कुल बंद कर दिया गया, जिससे मुझे मालूम हो गया कि तुम्हारे आने जाने की खबर उस शैतान की बच्ची को लग गई है और तुम्हारे मिलने या किसी तरह की मदद पहुंचने की उम्मीद बिल्कुल जाती रही। पर नामर्दों की तरह मैं अपने को कब तक बनाए रहता, और अब मुझे माधवी के पास लौट जाने की ज़रूरत ही क्या है? चपला, बेशक हम लोगों की खबर माधवी को लग गई, मगर तुम बिल्कुल नहीं जानते कि तिलोत्मा ने कितना फसाद मचा रखा है और इधर महल की तरफ कितनी मजबूती कर रखी है। तुम किसी तरह इधर से नहीं निकल सकते। अफसोस,
अब हम लोग भारी खतरे में पड़ गए। इंद्रजीत सिंह, रात का तो समय है, लड़ भिड़ कर निकल जाएंगे। चपला, तुम दिलेर हो, तुम्हारा ऐसा ख्याल करना बहुत मुनासिब है, मगर किशोरी की तरफ देखकर इस बेचारी की क्या दशा होगी? इसके सिवाय अब सवेरा हुआ ही जाता है। इंद्रजीत सिंह, फिर क्या किया जाए? चपला, कुछ सोचकर, क्या तुम जानते हो कि इस समय तिलोत्मा कहाँ है? इंद्रजीत सिंह, जहाँ तक मैं ख्याल करता हूँ इस खोए के बाहर है। चपला, यह और मुश्किल है, वह बड़ी ही चालाक है, इस समय भी जरूर किसी धुन में लगी होगी। वह हम लोगों का ध्यान दम भर के लिए भी नहीं बुलाती। इंद्रजीत सिंह, इस समय हमारी मदद के लिए इस महल में और भी कोई मौजूद है या अकेली तुम ही हो? चपला, देवी सिंह, भैरव सिंह और पंडित बद्रीनाथ तो महल के बाहर इधर उधर लुके छिपे मौजूद हैं, मगर सूरत बदले हुए कमला इस सुरंग के मुहाने पर अर्थात बाहर वाले कमरे में खड़ी है। मैं उसे अपनी हिफाजत के लिए वहाँ छोड़ आई हूँ। किशोरी चौंक कर, कमला कौन? चपला, तुम्हारी सखी। किशोरी, वह यहाँ कैसे आई? चपला, इसका हाल तो बहुत लंबा चौड़ा है, इस समय कहने का मौका नहीं। मुख्तसर यह है कि तुमको धोखा देने वाली ललिता को उसने पकड़ लिया और ख़ुद तुमको छुड़ाने के लिए आई है। यहाँ हम लोगों से भी मुलाकात हो गई। इंद्रजीत सिंह की तरफ देखकर, बस अब यहाँ ठहरकर अपने को इस सुरंग के अंदर फंसाकर मार डालना मुनासिब नहीं। इंद्रजीत सिंह, बेशक यहाँ ठहरना ठीक नहीं होगा, चलें, चलो, जो होगा देखा जाएगा। तीनों वहाँ से चल पड़े और सुरंग के दूसरे मुहाने अर्थात उस कमरे में पहुँचे जिसमें माधवी को दीवान के साथ बैठे हुए इंद्रजीत सिंह ने देखा था। वहाँ इस समय सूरत बदले कमला मौजूद थी और रोशनी बखूबी हो रही थी। इन तीनों को देखते ही कमला चौंक पड़ी और किशोरी को गले लगा लिया, मगर तुरंत ही अलग होकर चपला से बोली, सुबह की सफ़ेदी निकल आई, ये बहुत ही बुरा हुआ। चपला, जो हो, अब कर ही क्या सकते हैं। कमला, खैर जो होगा देखा जाएगा, जल्दी नीचे उतरो। इस खुशनुमा और आलीशान मकान के चारों तरफ बाग था, जिसके चारों तरफ 4 दीवारियां बनी हुई थी। बाग के पूरब की तरफ बहुत बड़ा फाटक था, जहां बारी बारी से 20 आदमी नंगी तलवार लिए घूम घूम कर पहरा देते थे। चपला और कमला कमंद के सहारे बाग की पिछली दीवार लांघ कर यहाँ पहुँची थी और इस समय भी ये चारों उसी तरह निकल जाना चाहते थे। हम ये कहना भूल गए कि बाग के चारों कोनों में 4 गुमटियाँ बनी हुई थी, जिसमें 100 सिपाहियों का डेरा था और आजकल तिलोत्मा के हुक्म से वे सभी हरदम तैयार रहते थे। तिलोत्मा ने उन लोगों को ये भी कह रखा था कि जिस समय मैं अपने बनाए हुए बम के गोलों को ज़मीन पर पटकूं और उसकी भारी आवाज़ तुम लोग सुनो, फ़ौरन हाथ में नंगी तलवार लिए बाग के चारों ओर फैल जाओ। जिस आदमी को आते जाते देखो तुरंत गिरफ्तार कर लो। चारों आदमी सुरंग का दरवाज़ा खुला छोड़ नीचे उतरे और कमरे के बाहर हो बाग की पिछली दीवार की तरफ जैसे ही चले कि तिलोत्मा की नज़र पड़ी। चपला ये ख्याल करके कि अब बहुत ही बुरा हुआ, तिलोत्मा की तरफ लपकी और उसे पकड़ना चाहा, मगर वह शैतान लोमड़ी की तरह मक्कार निकल ही गई और एक किनारे पहुंच मसाले से भरा हुआ एक गेंद ज़मीन पर पटका, जिसकी भारी आवाज़ चारों तरफ गूंज गई और उसके कहे मुताबिक सिपाहियों ने होशियार होकर चारों तरफ से बाग को घेर लिया। तिलोत्मा के भागकर निकल जाते ही चारों आदमी, जिनके आगे आगे हाथ में नंगी तलवार लिए इंद्रजीत सिंह थे, बाग की पिछली दीवार की तरफ न जाकर सदर फाटक की तरफ लपके, मगर वहां पहुंचते ही पहरे वाले सिपाहियों से रोके गए और मारकाट शुरू हो गई। इंद्रजीत सिंह ने तलवार तथा चपला और कमला ने खंजर चलाने में अच्छी बहादुरी दिखाई। हमारे अय्यार लोग भी बाग के बाहर चारों तरफ लुके छिपे खड़े थे। तिलोत्मा के चलाए हुए गोले की आवाज़ सुनकर और किसी भारी फसाद का होना ख्याल करके फाटक पर आ जुटे और खंजर निकाल माधवी के सिपाहियों पर टूट पड़े। बात की बात में माधवी के बहुत से सिपाहियों की लाशें जमीन पर दिखाई देने लगी और बहुत बहादुरी के साथ लड़ते लड़ते हमारे बहादुर लोग किशोरी को लिए निकल ही गए। अय्यार लोग तो दौड़ते भागने में तेज़ होते ही हैं। इन लोगों का भाग जाना कोई आश्चर्य न था, मगर गोद में किशोरी को उठाए इंद्रजीत सिंह उन लोगों के बराबर में कब दौड़ सकते थे, और अय्यार लोग भी ऐसी अवस्था में उनका साथ कैसे छोड़ सकते थे। लाचार होकर जैसे बना उन दोनों को भी साथ लिए हुए मैदान का रास्ता लिया। इस समय पूरब की तरफ
सूर्य की लालिमा अच्छी तरह फैल चुकी थी। माधवी के दीवान अग्निदत्त का मकान इस बाग से बहुत दूर न था और वह बड़े सवेरे उठा करता। तिलोत्तमा के चलाए हुए गोले की आवाज़ उसके कान में पहुंच चुकी थी। बाग के दरवाजे पर लड़ाई होने की खबर भी उसे उसी समय मिल गई। वह शैतान का बच्चा बहुत ही दिलेर लड़का था। फौरन ढाल तलवार ले मकान के नीचे उतर आया और अपने यहाँ रहने वाले सिपाहियों को साथ ले बाग के दरवाजे पर पहुंचा। देखा कि बहुत से सिपाहियों की लाशें ज़मीन पर पड़ी हुई है और दुश्मन का पता नहीं है। बाग के चारों तरफ फैले हुए सिपाही भी फाटक पर आ जुटे थे और गिनती में 100 से ज़्यादा थे। अग्निदत्त ने सभी को ललकारा और साथ ले इंद्रजीत सिंह का पीछा किया। थोड़ी ही दूर पर उन लोगों को पा लिया और चारों तरफ से घेर मार काट शुरू कर दी। अग्निदत्त की निगाह किशोरी पर जा पड़ी। अब क्या पूछना था, सब तरफ का ख्याल छोड़ इंद्रजीत सिंह के ऊपर टूट पड़ा। बहुत से आदमियों से लड़ते हुए इंद्रजीत सिंह किशोरी को संभाल न सके और उसे छोड़ तलवार चलाने लगे। अग्निदत्त को मौका मिला। इंद्रजीत सिंह के हाथ से जख्मी होने पर भी उसने दम नहीं लिया और किशोरी को गोद में उठा ले भागा। ये देख इंद्रजीत सिंह की आंखों में खून उतर आया। इतनी भीड़ को काटकर उसका पीछा तो न कर सके, मगर अपने अय्यारों को ललकार कर इस तरह की लड़ाई की कि उन 100 में से आधे बेदम होकर ज़मीन पर गिर पड़े और बाकी अपने सरदार को चला गया देख जान बचा के भाग गए। इंद्रजीत सिंह भी बहुत से जख्मों के लगने से बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े। चपला और भैरव सिंह वगैरह बहुत ही बेदम हो रहे थे, तो भी वे लोग बेहोश इंद्रजीत सिंह को उठा वहाँ से निकल गए और फिर किसी की निगाह पर न चढ़े। तो साथियों, आज के वीडियो में हम इतनी बात करेंगे। अगले वीडियो में 10वां बयान लेकर के मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर होऊंगा आपके सामने। तब तक के लिए आप देखें मेरे पिछले वीडियोस को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।